Everyone, this is part 5 of environmental series where I'm going to discuss 15 question answers which are previous year question answers and will also provide you the solution of those questions. So let's start. The first question is about 97% of all atmospheric mass in the atmosphere lies up to an approximate height of. तो हमारा जो 97% एटमॉस्फेरिक मास होता है वो कितनी हाइट तक मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट मिलता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ 13 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रॉपिकल रीजन एन एयरक्राफ्ट इज़ फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर. At that altitude, the temperature is -40 डिग्री सेल्सियस. What is the ambient temperature on the ground? क्वेश्चन है कि एक ट्रॉपिकल रीजन में हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है 10 किलोमीटर की हाइट पे और जो एल्टीट्यूड का जो टेम्परेचर है उस टाइम पे वो है -40 डिग्री सेल्सियस. तो जो एम्बियंट टेम्परेचर ग्राउंड पे होगा वो लगभग कितना होगा. तो इसके लिए हमें इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पता होना चाहिए कि हमारा पर किलोमीटर में कितना टेम्परेचर रिडक्शन हो रहा है. तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा ELR है, ELR होता है मतलब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, मतलब विद 1 किलोमीटर जो हम 1 किलोमीटर हाइट हम अगर वर्टिकली ऊपर जाते हैं तो हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस होता है. तो अगर हम 10 किलोमीटर तक जाएंगे तो कितना रिड्यूस होगा. तो हमारा ELR है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. तो हम अगर 10 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 इंटू 10 दैट इज़ 65 डिग्री सेल्सियस. और हमारी हाइट 10 किलोमीटर तक है तो वहाँ पे हमारा कितना टेम्परेचर है -40. तो हमारा टेम्परेचर आएगा 25 डिग्री सेल्सियस. तो 25 के अराउंड कौन सा है हमारा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 24 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एनहेंसमेंट ऑफ फिटनेस ऑफ ए रेसिपिएंट इंडिविजुअल बाय द एक्ट्स दैट रिड्यूसेस द इवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ द डोनर इंडिविजुअलिस. मतलब कि किसी रेसिपिएंट इंडिविजुअल की फिटनेस में इन्हेंसमेंट बाय द रिडक्शन, और जो डोनर है जो अपने रेसिपिएंट को कुछ ऐसा चीज़ दे रहा है जिसकी वजह से उसकी फ़िटनेस तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन उसकी खुद की जो डोनर है उसकी फ़िटनेस रिड्यूस हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, एमेंसिलिज्म, एल्ट्रुइज्म, कमेंसलिज्म या पैरासिटिज्म. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्ट्रुइज्म. एल्ट्रुइज्म क्या होता है, इट इज़ अ बिहेवियर ऑफ एन एनिमल दैट बेनिफिट अनदर इन इट्स ओन एक्सपेंस. मतलब कि दूसरे को इस किन सिलेक्शन में बेसिकली ये होता है कि हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको हम ऐसे मतलब डोनेट करते हैं, या डोनर जो हमारी होती है जो स्पीसीज़ वो रेसिपिएंट को इस तरीके से चीज़ें देती कि खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों को फ़ायदा कराए. इसको हम बोलते हैं एल्ट्रुइज्म या एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए हैं और उनके सोर्सेज दिए हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है टर्पीन, मीथेन, ह्यूमिक एसिड, बेंजोपायरीन. और सोर्सेज हैं इसके कि ये कहाँ से निकलता है, रूमिनेंट से, सॉइल से, कोल टार से या प्लांट से. तो हम कुछ ऑप्शंस को हम ऐसे देख के बता सकते हैं कि जैसे हमारा मीथेन है तो मीथेन हमारा कहाँ से निकलेगा मेजरली. तो मीथेन हमारा निकलेगा रूमिनेंट से. जब भी हमारे एनिमल्स या ये जब डेड डिकम्पोज होते हैं तो यहाँ से हमारा मीथेन निकलता है. ह्यूमिक एसिड हमें पता है सॉइल से निकलती है. बेंजोपायरीन हमारा कोल टार से निकलेगा और टर्पीन हमारा प्लांट से निकलता है, हमें पता है. तो कौन सा हमारा इसमें मैच हो रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी. पी हमारा 4 है, क्यू हमारा 3 है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, नॉट सी. क्यू हमारा 1 है, आर हमारा 2 है एंड एस हमारा 1 है. तो सी इज़ द राइट ऑप्शन, सॉरी बी इज़ द राइट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 स्पीसीज़ कैन नॉट रिमेन इन द सेम प्लेस अकॉर्डिंग टू. तो 2 स्पीसीज़, कोई 2 इंडिविजुअल हैं वो एक ही जगह पे नहीं रह सकती, किसके अकॉर्डिंग है, एलेंस लॉ, गॉस हाइपोथेसिस, डॉल्स रूल या वाइसमैन थ्योरी. तो ये इसका आंसर जो है वो हमारा है गॉस हाइपोथेसिस. गॉस हाइपोथेसिस क्या बोलती है कि नो 2 स्पीसीज कैन एग्जिस्ट एट द सेम प्लेस. गॉस के अकॉर्डिंग ये हमारा एक रियलाइज्ड निश होता है, एक फंडामेंटल निश होता है. फंडामेंटल निश होता है जो जहाँ पे वो
उतना फ्रीली जो हमारा एक्चुअली जो स्पेस दी होती है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ को, और रियलाइजनेस होता है कि जिसमें वो एक्चुअल में अपना जो उसका एरिया होता है उसको हम रियलाइज निश बोलते हैं। तो अगर जैसे कोई लायन है, ये पूरा फॉरेस्ट उसका है, पर उसका फंडामेंटल निश है। रियलाइज निश होगा कि वो जितने एरिया में एक्चुअली हंट करता है, खाता है विदाउट एनी मेजर कॉम्पिटिशन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज, दैट इज इट्स रियलाइज निश। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द गॉस हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of lake that forms in the depression of the earth crust between two parallel fault is known as। हमारे पास दो फॉल्ट हैं जो हमारे अर्थ में फॉल्ट होते हैं, स्लाइड मूवमेंट होता है या हमारे दो बड़े बड़े लैंड मासेस जब एक दूसरे से टकराते हैं या डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं, तो अलग अलग तरीके का उसमें भी तरीका टेक्निक होती है। तो एक होता है पैरेलली जब एक दूसरे से वो स्लाइड करते हैं, तो इसमें जब दो पैरेलली स्लाइड किए तो इनके बीच में जो गैप बना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फॉल्ट को क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ग्रेबन लेक। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फास्ट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन्वॉल्विंग यूरेनियम 235 हैव एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्डर। तो हमारा यूरेनियम 235 जब फिजन होता है उसका, जब उसके ब्रेक डाउन होते हैं और उसमें से न्यूट्रॉन्स की वजह से जब ब्रेक डाउन होके और एनर्जी पार्टिकल्स जब उसमें से रिलीज़ होते हैं, तो एवरेज जो है इसका एनर्जी प्रोडक्शन कितना होता है यूरेनियम 235 का। तो इसका 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, 5, 100 एंड 200। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोलर सेल इज़ बेसिकली सोलर सेल बेसिकली क्या होता है। तो जब हमारा सोलर सेल की हम अगर बात करें, तो ये हमारा सोलर सेल है और इसके बीच में सेमीकंडक्टर लगा होता है। तो ये किस तरीके का इसमें सेमीकंडक्टर होता है, पी टाइप का, एन टाइप का, पी एन डायोड या पी ट्रांजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पी एन डायोड। पी एन डायोड क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपकी एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, दूसरे डायरेक्शन को उसको रेजिस्ट करता है। तो दैट इज़ द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a given energy and duration of exposure, the radioactivity associated with which of the following is more harmful in biological terms। तो biological terms में अगर हम बात करें, एक्सपोजर अगर मिलता है तो किसकी रेडियोएक्टिविटी से सबसे ज़्यादा हमें नुकसान होगा, एक्सरे, फास्ट न्यूट्रॉन, फास्ट प्रोटॉन या हैवी आयंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हैवी आयंस। ये नो डाउट ये सारे हार्मफुल हैं, पर सबसे ज़्यादा जो इसमें से हार्मफुल है वो है हैवी आयंस। इसका यूज़ होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, क्योंकि ये पेनिट्रेट करता है आपकी स्किन के अंदर भी, लेकिन अगर इसको बहुत देर तक आपको इसका एक्सपोजर मिलेगा तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पब्लिक हियरिंग इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर प्रोजेक्ट लाइक। तो किन प्रोजेक्ट्स में हमें पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ऑप्शन ए है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट या रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसमें से जो हमें जिसमें पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है वो है आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करो, आपको ज़रूरत नहीं है लोगों से पूछने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, विच कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट डू नॉट रिक्वायर EIA इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन EIA नोटिफिकेशन 2016। तो 2006 नोटिफिकेशन के अंतर्गत हमें किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को EIA की ज़रूरत नहीं होती है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो वो जो प्रोजेक्ट, इसका जो ऑप्शन है, सही ऑप्शन वो है कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट। कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट जैसे कि आपका इरिगेशन प्रोजेक्ट या इनलैंड वाटर बॉडी कनेक्टिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए आपको EIA की ज़रूरत नहीं होती है। तो कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Coastal Regulation Zone Notification 2011, which one of the following activities is permissible in CRZ 1। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 2011 का जो हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन आए थे उसमें जो 4 कैटेगरीज थी उसमें से जो हमारा CRZ 1 है उसमें कौन कौन सी
एक्टिविटी अलाउ है गिवन में से? तो रिमूवल ऑफ मैनग्रोव्स फॉर हाउसिंग एक्टिविटीज़, नहीं, गलत है। स्टोरेज ऑफ हैजार्डस कार्गो, नो। पाइपलाइन कन्वेइंग सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन, या रिक्लेमिनेशन ऑफ सॉल्ट मार्शेस एंड नेस्टिंग ग्राउंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है कि पाइपलाइन और हम जो ट्रांसमिशन लाइन्स हम बिछाते हैं तो इसके लिए हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी परमिटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसर्शन है और उसका रीज़न है। तो एसर्शन है व्हेन क्वांटिटेटिव probabilistic risk assessment is performed on hazardous waste site, they usually run out of to be relatively low threat. In hazardous waste site, the chance of exposure of low because isolating the drinking water supplies and prevention of excess. तो बोला है कि जब आप क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट करते हैं किसी भी हैज़ार्डस वेस्ट साइट का, तो वहाँ पे आपको थ्रेट कम होता है जब आप उसकी किसी क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हैं हैज़ार्डस, क्योंकि जो हैज़ार्डस वेस्ट साइट होती है उसका जो एक्सपोज़र होता है ड्रिंकिंग वाटर जो उसके आसपास होती है उससे आइसोलेटेड होता है। मतलब कोई अगर आपने हैज़ार्डस वेस्ट साइट चूज़ की है तो उससे एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, सेफ्टी रखी जाती है ताकि जो ड्रिंकिंग वाटर एरिया है उससे उसको दूर बनाया जाता है। तो जब हम इस एरिया में टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी मिलेगी हैज़ार्ड्स की वो कम मिलेगी, इसका रिस्क कम होगा क्योंकि हमारा जो वाटर बॉडी है ड्रिंकिंग वाटर बॉडी उससे दूर है। तो सही बात है, ये असर्शन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन फॉलोइंग सेट हैज़ अ मैक्सिमम डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है कि आपका ये मीन है और मीन से हमारा डेटा कितना डेविएटेड है, कितना दूर तक फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। तो आप इसमें से देखिए ऑप्शन ए बी सी डी, तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स है, 1 2 3 4 सारे नंबर्स आ गए इसमें 1 to 10, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रिवर फ्लो कर रही है एट 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड इस स्पीड से, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, रिवर है और ये 20 मीटर की स्पीड से फ्लो कर रही थी और इसमें एक ट्रिब्यूटरी आई है वो 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो कर रहा है। तो जो ऊपर इसमें बोला है अप स्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट जंक्शन द फ्लोराइड कंसनट्रेशन, तो ऊपर जो था फ्लोराइड का कंसनट्रेशन था 5 mg और जो एंड इन द रिवर इट इज़ 10, तो सॉरी रिवर में हमारा 10 है और इसमें हमारा 5 है। Assuming the fluoride to be conservative substance, the rapid mixing in the river downstream concentration, तो हमें बोल रहा है कि रिवर में देखो आपका 20 मीटर क्यूब की सेकेंड की स्पीड से ये फ्लो कर रही थी, आपकी जो स्ट्रीम आई ऊपर से वो आपकी 5 की स्पीड से कर रही थी। यहाँ पे जो हमारा क्लोराइड का कंसनट्रेशन था फ्लोराइड का वो था 10 और यहाँ पे हमारा फ्लोराइड का कंसंट्रेशन था 5। तो हमें इसका बताना है कि अब ये जब नीचे यहाँ फ्लो कर जाएगी इस एरिया से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है Q1C1 प्लस Q2C2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो Q होती है हमारी कंसंट्रेशन, C होती है आपकी रिवर फ्लो और क्यू आपका रिवर फ्लो है, सी आपका कंसंट्रेशन है, Q2 आपका सेकेंड रिवर का फ्लो है जो आपसे मिल रही है कंसंट्रेशन उस रिवर में कितना है, और Q1 और Q2 स्पीड हो गई दोनों की। तो हमारे यहाँ पे Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 हमें दिया हुआ है 20 प्लस C1 कितना दिया हुआ है आपको 10 प्लस Q2 कितना दिया हुआ है आपको 5 इंटू इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा और 10 अपॉन 20 प्लस अपॉन में आएगा 20 प्लस 5 ऊपर आएगा 20 आई हैव डन सम ओके। आपका फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो 5 mg आपका रिवर में है और 10 आपका ट्रिब्यूटरी में है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा
देखो आपका Q1 दिया हुआ है 20, Q2 दिया हुआ है आपको 5, C1 दिया हुआ है आपको 5, C2 आपको दिया हुआ है, मतलब रिवर में आपका 5 कंसंट्रेशन और आपका जो ये ट्रिब्यूटरी है उसमें 10 है। तो हमें फॉर्मूला पता है C1Q1 प्लस C2Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2। तो C1 आपको दिया हुआ है 5 इंटू Q1 है 20 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 20 प्लस 5। तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा आपका आंसर 6। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।